नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एजे क्लासेस 24। नाउ क्लास 10th की लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं साइंस। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस को हम दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक पार्ट में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को, और सेकंड पार्ट में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को। बस तो तैयार हो क्लास 10th? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज। टर्म वन के लिए बहुत पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, तो स्टार्ट करें क्या? आओ सबसे पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, बिना किसी देरी का आ जाओ सीधे। प्रोसेस बाय व्हिच कोई भी एनिमल या फिर कोई भी लिविंग थिंग ग्रो करे या फिर रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बस ये तुम्हारा क्लियर हो गया। लाइफ प्रोसेस को हम जनरली देखेंगे कितने पार्ट में? चार पार्ट में। सबसे पहला पार्ट होगा तुम्हारा ये न्यूट्रिशन, सेकंड वाला होगा तुम्हारा, ये उल्टा दिख दिया भाई यहाँ पर, सेकंड वाला ये रेस्पिरेशन आएगा, थर्ड में चले जाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फोर्थ में चले जाना एक्सक्रीशन के लिए। बात खत्म है, और कुछ देखनी नहीं है। इस पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन को और सेकंड में ये वाली रेस्पिरेशन, ठीक है। पार्ट टू में फिर से जाएंगे। देखो कितना मैजिकल तरीके से बताऊंगा लास्ट मोमेंट डिवीजन से, इसीलिए तो मैं नाम दिया हूँ इसको, ठीक है। देखो बहुत मज़ा आने वाला है, तैयार हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दूसरे से भी करवाओ, वीडियो को शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो अब बताओ न्यूट्रिशन क्या होगा? क्या पता है क्या न्यूट्रिशन क्या होता है? आप एक सिंपल सी वर्ड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है पता है? नहीं पता है ना? चलो देख लो, पता भी है तो देख लो। न्यूट्रिशन होता है टेकिंग फूड, ठीक है। फूड लो, उसे डाइजेस्ट करो, मतलब सिंपल सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कर दो, हो गया, डाइजेस्ट कर दो और न्यूट्रिएंट्स गेन कर लो। न्यूट्रिएंट्स गेन कर लिए ना, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। यही प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। इसकी दो मोड होती है, एक आउटोट्रोफिक और एक होती है हेटेरोट्रोफिक। आउटोट्रोफिक में क्या होता है, ये क्या क्या करता है ये देखो। आउटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मोड होता है प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टांस। बस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करो किससे? इनऑर्गेनिक सबस्टांस से। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखे प्लांट्स। अब तुम्हारे मन में आके सर ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ? तो वेट वेट, मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टांस। जनरली देखो राउंड फिगर में कहो, इनऑर्गेनिक सबस्टांस मतलब जितना भी नेचुरल थिंग है, जैसे कि एयर गॉड गिफ्टेड है, वाटर गॉड गिफ्टेड ही है, सनलाइट है ही ना गॉड गिफ्टेड, सॉइल सब कुछ है ना गॉड गिफ्टेड। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक सबस्टांस। इस सब का यूज करके जो कोई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बना लेता है ना, बस उसे ही कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट, प्लांट क्या देखो ना, कभी दे देखे हो खाना बनाते हो, ये खुद बनाता है, बस सिंपल सा, ठीक है। अब देखो प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका इक्वेशन याद करें। देखो यहाँ पर लिखने में मुझे दिक्कत सी लग रही है कि मैं क्या लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे से हो नहीं पाया। ये CO2 कैसे हम टाइप करते, मेरे से नहीं हो पाया, तो तुम देख लेना अच्छे से। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल और वाटर का 12 मॉलिक्यूल जब ये मिल जाता है ना, तो बनाता है ग्लूकोज। सीधी सीजी और ग्लूकोज, ठीक है। C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, साथ ही बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। चलो मजा आ रहा है ना? देखो कितने बजे में देखने वाले हम लोग हैं। हाँ देखो नेक्स्ट वन इज सेकेंड टाइप इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या कहेंगे ना, ये देखो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कैसे? फीडिंग ऑन अदर लिविंग थिंग्स, दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड रह के। अगर तुम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो ना, तो कहलाओगे हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि एनिमल। हाँ भाई हम लोग भी, ठीक है ना, इसी में आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग फीडिंग ऑन अदर अनदर लिविंग और थिंग्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। चलो बात आ गई भाई, थोड़ा सा वेट करना, इसे मैं इरेज कर दूँ सबसे पहले, ठीक है ना। तो समझ गए तुम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। यहाँ तक समझ गए ना? चलो आगे हम देखें क्या हेटरोट्रॉपिक। अब देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो समझ गए तुम। अब इसकी तीन टाइप हम देखने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन मोड में होता है, जी हाँ। देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक, सेकेंड देखेंगे सेप्रोफाइटिज्म, और थर्ड है पैरासाइटिज्म, ठीक है। होलोजोइक बहुत ही सिंपल सा है। देखो क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फीड करता है बाय इंजेस्टिंग फूड which is then digested and then absorbed into their body। सिंपल सी बात है, इंजेस्ट करो, इंजेक्शन करो। इंजेक्शन मतलब
फूड लिए तुम, ओके, डाइजेस्ट कर लो, कर लिए, आप न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लो, बात खत्म, होलोजोइक खत्म, ठीक है ना। मतलब इंजेक्शन किए, डाइजेशन किए, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, दैट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल बताएं, देखो देखो, ह्यूमन, अपने लोग, एनिमल में आ ही गए वैसे भी, और इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये सब चीज़, तुम्हारा बात खत्म होलोजोइक का, ठीक है। सेप्रोफाइटिज्म की बात करते हैं। सेप्रोफाइटिज्म में क्या होता है? सेप्रोफाइट्स जो फीड करता है डेड और डिकेइंग मैटर पर। वाह रे वाह, देखो देखो, बैक्टीरिया एंड फंजाई हमेशा डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिज्म। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल याद ही कर लेना, ठीक है। पैरासाइटिज्म किसको कहते हैं? ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन तो करना न्यूट्रिएंट्स को, बट कैसे? तो लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट के बॉडी में रहो या फिर बॉडी पे रहो सरवाइव करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि प्लीज, लाइच, लीस भी यहाँ पर जोड़ देना तुम, ठीक है ना। टेपवर्म, ये सब चीज़ हो जाएगी तुम्हारी पैरासाइटिक। लीच लाइच सब जानते हो ना, हाँ, बाल में रहने वाला ठीक है। चलो इसे भी हम लोग इरेज कर ले फटाफट से। ये तो हो गया किस चीज़ का? ये हो गया तुम्हारा 3 मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलो आप तो न्यूट्रिशन का मोड तुम देख ही लिए बहुत ही आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे तुमको पता भी है, ये देखो क्या करने वाला है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक करके देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिगर भी बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, कहीं से चोरी किया हुआ फिगर, मुझे आती नहीं है ना और वैसे फिगर। चलो ठीक है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ना स्टार्ट होगा कहाँ से पता है ना? सबको पता रहता है, मौत से। सबको पता रहता है ये बात, मौत से। तुम सोचो क्या सर कुछ भी बता रहे हैं सर। देखो देखो, माउथ से स्टार्ट तो होगा, लेकिन ये याद है ना तुम्हें कि माउथ से जब स्टार्ट होता है तो यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का डाइजे सॉरी 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 क्या बोल दिया मैं? माउथ में ही ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिगिन होता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो क्या बताओगे? माउथ से। अच्छा 1 मिनट, तुम सोचोगे सर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो माउथ से शुरू होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा कौन? तो रुको रुको रुको, माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है अमाइलेज, और ये अमाइलेज तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। समझ गए क्या? बस यहाँ पर बात खत्म है। अब देखो माउथ में, चलो 1 मिनट, एक चीज़ सुन लेना। देखो, जब कभी भी हम माउथ में बात करते हैं ना, तो टीथ और टंग की भी बात आती है क्या? थोड़ा सा देख लें क्या टीथ के बारे में, और थोड़ा सा देख लें क्या टंग के बारे में। टी एंड टी देख लेते हैं, चलो। टीथ एंड टंग के बारे में देखो। टीथ के बारे में राउंड फिगर बता दूं, 32, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, 6 मंथ से लेकर के और 8 ईयर्स तक, राउंड फिगर में कह दें तो 6 मंथ से 8 ईयर्स तक ये क्या होता है तुम्हारा? टेम्पररी टीथ रहता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत, ठीक है ना। इसकी नंबर 20 होती है, ठीक है ना। अब ये आफ्टर 8 ईयर्स ये क्या होगा? ये दूध के दांत मतलब टेम्पररी टीथ टूट टूट के ना बारी बारी से परमानेंट टीथ में बदलेगा, और 12 और परमानेंट टीथ आती है अब आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो गई टीथ? 32, ठीक है। ये 32 टीथ दो जॉ में बदली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, टोटल हो गया 32, ठीक है, बात खत्म। अब देखो हम बात करते हैं टीथ के टाइप का। टीथ 4 टाइप का होता है। सबसे पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तुम कहोगे सर 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 1 मिनट, क्या ये चारों टाइप अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में अलग अलग होती है? जी हाँ। मैं जो तुमको बताया हूँ इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये अपर जॉ में भी होगा और यही लोअर जॉ में भी होगा, ठीक है। चलो अब हम किसी एक जॉ की बात करते हैं, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो दोनों जॉ की आ जाएगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक जॉ की बात करता हूँ जिसमें 16 होती है, पता है ना, 16 अपर जॉ 16 लोअर जॉ। तो उठाओ एक जॉ को और उसमें काउंट करना स्टार्ट कर दो। सामने का सबसे पहला 4 इंसीजर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इंसीजर की नंबर 4, केनाइन की नंबर 2, प्री मोलर की नंबर 4, मोलर की नंबर 6। टोटल हो गया तुम्हारा 16। ये हो गई एक जॉ की। अब ऐसे ही तो होगा दूसरे जॉ में भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को, टोटल 32। चलो अब तुम्हारे मन में आ गया सर ये तो ठीक है, ये तो हम टीथ को समझ गए,
लेकिन क्या इसका यूज भी तो आप बता सकते हो? तो देखो सुन लो, इंसीजर का यूज हम लोग करते हैं फॉर कटिंग फूड, ठीक है। केनाइन का यूज हम करते हैं फॉर टीयरिंग फूड। प्रीमोलर का यूज करते हैं फॉर च्यूइंग फूड। और मोलर का यूज करते हैं फॉर ग्रिंडिंग, ठीक है ना, फॉर ग्रिंडिंग फूड। जब किसी से जब सब थक जाता है ना, पहले इंसीजर काटेगा, केनायन फाड़ेगा, प्रीमोलर चबाएगा, और जब ये सब थक जाएगा ना तो मोलर क्या कहेगा, लाओ हम ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब पीसते हैं, गेहूं को आटे बनाते हैं, ठीक है ना। ये काम मोलर करता है। चलो बात खत्म, ये तो हो गई टीथ 32 खत्म। थोड़ी सी टंग की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। टंग क्या होता है ना, जनरली टंग मतलब टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग, यही समझते हैं ना जनरली, ठीक है। चलो तो देखो, टंग पे बहुत सारा ढेर सारा टेस्ट बड होता है जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है। तो टेस्ट बड की नंबर होती है, याद कर लेना, अप्रॉक्स 8,000 to 10,000। हमारे टंग पे टेस्ट बड की नंबर अप्रॉक्स 8,000 to 10,000 होती है, ओके। ये हो गई तुम्हारी टंग की बात, ठीक है। अब देखो, सबसे आउट, अब टेस्ट हम कैसे करते हैं ये देखो, ये तो टेस्ट बड हो गया जो टेस्ट करेगा, लेकिन कैसे, ये देखो, टंग 3 पार्ट में बटा लेता है, ठीक है ना। सबसे आउटर मोस्ट जो होता है ना, वो किसके लिए बना है पता है? सबसे आउटर मोस्ट स्वीटनेस, मिठाई, ठीक है ना। थोड़ा सा भी तुम आउटर पार्ट से टच कर दो ना मिठाई वाली चीज को, पता चल जाएगा ये मीठा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये आउटर मोस्ट हो गया स्वीटनेस। अब मिडिल वाले पार्ट में देखोगे ना, शावर एंड साल्टी के लिए, ओके, खट्टा वाला, हाँ। और इनर मोस्ट पे जाओगे तो पता चलेगा बिटर, चीली टाइप का, हा हा हा। ऐसे में क्या होता है पता है ना तुमको? सबसे इनर मोस्ट पार्ट में होता है चिली टाइप का। तुम अगर मिर्च को खाते हो ना, या कोई भी चीज़ ऐसा तीखापन वाला खाते हो, तो क्या होता है पता है? वो ना फैलते फैलते आगे से आउटर मोस्ट पार्ट से मिडिल पार्ट में, फिर मिडिल पार्ट से जब इनर मोस्ट पार्ट में जाता है ना, टंग के इनर मोस्ट पार्ट में, तो मुझे पता चलता है कि भाई हमने तो तीखापन कुछ खा लिया है, तीखा खा लिया है। अब बहुत जोर का तीखा लगता है, हम लोग पानी ढूंढते हैं, हाँ पानी पानी पानी। अब क्या पानी पीने से जल्दी से तीखापन हटता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि तब तक तो वो बहुत बड़े स्पेस में फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। इनर मोस्ट जाते जाते फैल गया रहता है वो, तो इतनी आसानी से जाने वाली है नहीं है, समझ गए टेस्ट वर्ड। चलो टंग एंड टीथ बात खत्म। माउथ समझ गए ना। अब हम कहाँ जाएंगे पता है? अब हम सीधे जाएंगे माउथ के बाद फूड को लेकर। माउथ समझ गए, माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बस। सलाइवरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कौन करेगा? तो अमाइलेज करेगा। अमाइलेज को रिलीज कौन करेगा? सलाइवरी ग्लैंड करेगा। बात खत्म है। चलो आ जाओ फेरिंग्स पर, ये है तुम्हारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है पता है ना? फूड को सीधे स्टोमक में भेजने का काम करता है। यहाँ पर चौक नहीं करे, पढ़ाएंगे तुमको रेस्पिरेशन भी यहाँ पर नहीं। ये देखो, ये वाली जो पार्ट तुमको दिख रही है, ये वाली पार्ट, ये है तुम्हारी विंड पाइप, और ये जो तुम्हें दिख रही है ना ये वाली, ये है तुम्हारी फूड पाइप। तो फेरिंग्स यहाँ पर दोनों में कॉमन रहता है, चाहे डाइजेशन पर हो या फिर रेस्पिरेशन, फेरिंग्स यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर एक एपिग्लोटिस रहता है, बेचारा क्या करता है एपिग्लोटिस पता है ना? फूड को ना विंड पाइप में घुस ना जाए, इसीलिए यहाँ पर बचा के रखता है। फेरिंग्स का काम होता है सीधे सीधे फूड को यहाँ से लो, ओसोफेगस में घुसाओ। अब ओसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं? ओसोफेगस को हम लोग जनरली 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 सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप कहते हैं। ओसोफेगस हो गया तुम्हारा फूड पाइप, जो खाना को सीधे स्टोमक में पहुंचाएगा। अब देखो, खाना पहुंच गया स्टोमक में, तुम्हारी फूड स्टोमक में है। स्टोमक गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, HCl को कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो, फूड के साथ तुम कोई भी फंजाई वगैरह, कोई एंजाइम वगैरह सब खा लिए हो ना, जैसे हम लोग चीनी उनी खाते रहते हैं ना, शुगर, ठीक है ना, तो उसके साथ बहुत सारे चीनी को भी खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे में ये HCl यहाँ पर आएगा ना, HCl वगैरह सब क्या करेगा पता है? सबको न्यूट्रलाइज कर देगा, हा, सबके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है ना। जितना भी तुम खा लिए हो इसमें कोई भी एंजाइम वगैरह, फंजा वगैरह, सब फूड के साथ उस सबको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरी बात है, हमारे स्टोमक में पेप्सिन एंजाइम भी होती है, जो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, और प्रोटीन को याद रखना एमिनो एसिड में बदल देती है। एग्जाम में आता है, एकदम याद कर लो। प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है कौन? पेप्सिन एंजाइम। कहाँ पर? स्टोमक में। बात खत्म स्टोमक का। आ जाओ लीवर। लीवर हमारे बॉडी का ना, हमारे बॉडी के अंदर का, ठीक है, इंटीरियर इंटीरियर बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गेन है, एकदम याद कर लो, आएगा एग्जाम में, लार्जेस्ट ऑर्गेन है हमारे बॉडी का। दूसरा काम क्या है लीवर का जानते हो? ये बाइल जूस बनाता है, सेक्रेट करता है बाइल जूस को।
और ये जो बाइल जूस को बनाएगा ना, वो बाइल जूस को स्टोर करके रखेगा गॉल ब्लैडर, ये छोटा वाला पार्ट, ठीक है ना। ये लीवर बनाया बाइल जूस, और ये छोटा वाला पार्ट उसको स्टोर करके रखता है, बस गॉल ब्लैडर का काम भी खत्म, ठीक है ना। चलो, हालांकि लीवर में एक चीज़ और याद रखना, विटामिन एंड आयरन को भी ये स्टोर करके रखता है, ओके ठीक है। तो लीवर का मेन काम क्या था कि ये बाइल जूस को बनाएगा, और गॉल ब्लैडर का काम क्या है, तो बाइल जूस को स्टोर करके रखना, याद रखना। हम बोलते हैं ना, पत्थर स्टोन हो गया है, स्टोन गॉल ब्लैडर में होता है, याद रखना, स्टोन कैन फॉर्म विद इन दिस, ओके। नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज, 1 मिनट प्लीज। पेनक्रियाज के बारे में हम जान लेंगे, ठीक है ना। पेनक्रियाज क्या होता है पता है? पेनक्रियाज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये तुम्हारा ये 1 मिनट प्लीज, ये है तुम्हारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो तुम्हारा है वो क्या करता है, सबसे पहले ये देखो, एंजाइम डाइजेशन में जो हेल्प करता है उसे बनाने का काम पेनक्रियाज करता है, पहला काम। दूसरा काम, पेट में ना स्टोमक एसिड कभी कभी बढ़ जाती है स्टोमक एसिड कभी कभी पेट में एसिड बढ़ गई, वो गलत टाइप का, मतलब कैसा कैसा करके फीलिंग आएगा ना यहाँ पर थ्रोट में, ठीक है ना। तो समझ जाना स्टोमक एसिड बढ़ गई है, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज क्या करता है ना, स्टोमक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, कैसे, बाइकार्बोनेट बना करके। तो बाइकार्बोनेट पेनक्रियाज बनाता है, और ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, तो हमारे स्टोमक एसिड को ना न्यूट्रलाइज कर देता है, बात खत्म। चलो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है पेनक्रियाज का, इंसुलिन बनाना। और पता है इंसुलिन का काम क्या होता है, ये जान लो, हमारे ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। ब्लड शुगर लेवल कहते हैं ना, बाप रे शुगर लेवल हाई हो गया, किसी का शुगर लेवल लो हो गया, तो उसे मेंटेन करने का काम लीवर ही करता है, बात खत्म। इसके बाद आ जाओ तुम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड का फाइनल डाइजेशन, पहुंच गए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद फैट और कार्बोहाइड्रेट, सबका डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, टोटल कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पर सबका डाइजेशन हो जाएगा, और इसके बाद कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके बाद अगर अभी भी कुछ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बचा हुआ है ना, तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर एग्जाम में पूछे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अकर्स इन, तो बता देना लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन भी कहते हैं, बस एकदम बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, याद कर, जितने मैं बोल रहा हूँ रिवीजन कर लेना इसको बस, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, बस एकदम फैंटास्टिक। तो ये हो गया तुम्हारा री एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फाइनल एब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर ही एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, ये देखो, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली पार्ट, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे करके, ये वाली है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तुमको दिख रही होगी, ये है तुम्हारी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या करता है पता है, ये अपेंडिक्स है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट। ये जो तुमको लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही, इसकी सबसे पहली पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को ना, इसका क्या वर्क है नो वन नोज, ठीक है, कोई नहीं जानता अपेंडिक्स का क्या वर्क है, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ के चलते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर देखो, अपेंडिक्स समझ गए ना, अपेंडिक्स सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हो गया इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर देखो रेक्टम। रेक्टम होता है लोअर पार्ट, ये वाला। मैं क्या बताया, फूड कहाँ पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर फूड का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब फूड जब रीएब्जॉर्ब हो करके यहाँ से कहाँ जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, अब वेस्ट पार्ट बच गया, तो वेस्ट पार्ट को ये रेक्टम क्या करता है, अपने में वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेता है। अब जैसे ही वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर स्टोर कर लिया, तो उसको क्या करेगा, अब एक्सपेल भी तो करेगा, रखेगा थोड़े ना, तो उसको एक्सपेल करके कहाँ भेजता है, एनस में। और एनस लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एनस क्या करता है, तो वही वेस्ट पार्ट को हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, समझ गए क्या। तो ये सब चीज़ थी तुम्हारी टोटल डाइजेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम था, ठीक है ना। देखो अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया है ना, ऑब्जेक्टिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशियंट है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा सफिशियंट है। इतना तुम करके ही जाना ये सब चीज़। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, वहाँ पर जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करो। क्या है ना कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी रिवीजन सीरीज तुम्हारे देखो 30 नवंबर से तुम लोगों के एग्जाम स्टार्ट है। तो हम क्या करते हैं ना, 30 नवंबर तक में तुम्हारा मैथ, साइंस और एसएसटी
टोटल का हम लोग फाइनल रिवीजन करवा देंगे, फाइनल मोमेंट रिवीजन। अब तुमको इससे बाहर कुछ करके जानी नहीं है, बहुत पढ़ लिया होगा ना, अब सिर्फ इतना करके जाओ तुम, ठीक है, काफ़ी है, ये सफिशियंट है। चलो हम चले रेस्पायरेशन पे, देखते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, तो रेस्पायरेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, रेस्पायरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? हमें एनर्जी मिलेगी कहाँ से? रेस्पायरेशन करेंगे तभी तो मुझे एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज एनर्जी क्यों मिलेगी? ठीक है, तो रेस्पायरेशन को फाइनली हम कहते हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो हम लोग लिए हुए हैं उसका टूटना, ठीक है ना। और जब ग्लूकोज ब्रोकन डाउन करेगा तभी तो हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है हमें पता है ना? ए टी पी, एटीपी के फॉर्म में मुझे एनर्जी मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एकदम याद कर लो, फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में। तो रेस्पायरेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस इन विच ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है ना। और किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। चलो, रेस्पायरेशन दो टाइप का, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब ऐसा रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक क्या होता है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अदर और क्या बोल सकते हो इसको, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हम लोग बोल सकते हैं। चलो, अब देखो मैं क्या बोल दिया तुमको, रेस्पायरेशन कैसे होगा? रेस्पायरेशन होगा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ताकि मुझे एनर्जी दे सके, ठीक है ना। तो देखो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता कैसे है, ठीक है ना। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ना बहुत सारे तरीके से होता है, ठीक है। चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ग्लूकोज कैसे टूटता है इसकी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये है तुम्हारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट पैकेज मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, ठीक है। चलो ये देखो, मैं देखता हूँ, कहाँ गए भाई, क्यों भाग रहे हो तुम यहीं पे रहो, भागो मत, ओके। ये लो, ये है तुम्हारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का। ये देखो, एग्जाम में आया था, ग्लूकोज ना मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है ना। तो C6 का मतलब कार्बन 6। ये देखो कैसे टूटता है, C6H12O6। सबसे पहले ये टूट के बनेगा तुम्हारा पायरूवेट। क्या बनेगा तुम्हारा? पायरूवेट। याद रखना, ये टूटता कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। ग्लूकोज कहाँ पर टूट के पायरूवेट बनेगा? साइटोप्लाज्म में। ये आता है एग्जाम में, और पूछता है ग्लूकोज किस में टूटता है, तो बता देना पायरूवेट में। अब पायरूवेट ना 3 टाइप से टूटेगा। सबसे पहले देखो पायरूवेट कैसे कैसे, पहली पार्ट तो हो गई कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो। दूसरी बात होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जहाँ पर ऑक्सीजन हो पर लिमिटेड। और तीसरी होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब भरपूर, एकदम है ही है। चलो देखते हैं। अब पायरूवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है ना, एग्जाम्पल के लिए यीस्ट वाला, ठीक है, तो क्या बनाता है पता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। याद कर लो, ब्लड में मिला लो, एग्जाम में आएगा। 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स है, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इस इक्वेशन से 2 मार्क्स पक्का। लिख लेना, कमेंट करके बताना मुझे आया कि नहीं आया, सो ठीक है ना, ये कर लो एकदम। तो पायरूवेट टूटता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बनाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। जब ये पायरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा ना, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम कम है, ठीक है ना, तो बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जैसे कि देखो ह्यूमन का मसल से हम लोग ज़्यादा ये याद रखना, हम लोग ज़्यादा जब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, रनिंग कर ली, हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो हमारी मसल्स पेन करने लगती है, ठीक है ना। ज़्यादा वेट सब उठा लोगे ना तो पेन करेगी। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है ना। अब जब ऑक्सीजन की लैक हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है पता है? उस जगह पर, उस मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमें बहुत पेन करता है। हाँ हाँ, मैं थक गया हूँ, ठीक है ना, ऐसे वाली फीलिंग आएगी, मैं थक गया हूँ, ठीक है ना। तो ये ला फिर ठीक हो, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की जब भरपाई हो जाएगी ना, तो फिर ठीक हो जाएगी ये, ठीक है। तो याद रखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब जब पायरूवेट टूटेगी कहाँ पर? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। पता है कहाँ पर टूटती है? ये काम कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ना, सेल के पावर हाउस। सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो ना, सेल का पावर हाउस है। पता है क्यों? क्योंकि सेल सांस भी लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और जहाँ पर सांस लेगा वही तो, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो पावर हाउस भी कहते हैं, मतलब सेल को एनर्जी भी देती है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का रेस्पिरेशन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, ठीक है ना। तो ये बताओ, पायरूवेट जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है, ये समझ गए।
तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटने पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाता है। और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए, याद कर लो। ग्लूकोज टूट के पाइरूवेट बनाता है, ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, पाइरूवेट। लेकिन कहाँ पर टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। अब ये पाइरूवेट टूटेगा तीन तरीके से। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन हो ही नहीं। दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन हो लेकिन कम हो। और तीसरा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन हो एकदम मस्त भरपूर। ठीक है ना। तो देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये देगा एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है ना। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन समझ लें, ह्यूमन का मसल बोले ना, हैवी वर्कआउट करोगे ना तो फिर लैक्टिक एसिड वहाँ पर जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड जम जाएगा। जब लैक्टिक एसिड जम जाएगा ना तो क्या होगा पता है ना, क्या होगा पता है ना, पेन करेगा। ओके, समझ गए क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, अब तो कोई दिक्कत है नहीं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। आई थिंक दैट क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर ये हो गया। ठीक है ना। चलो बात करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग पहुँचते हैं अब कहाँ पर, ये देखो, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये है ह्यूमन का। मैं ये इमेज चीटिंग किया हूँ, ठीक है ना, मैं ये इमेज चोरी किया हूँ, ठीक है ना, मुझे इमेज नहीं बनानी आती। ओके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, इमेज बनानी आती नहीं है मुझे। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो इससे याद कर लो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट, बात खत्म। क्या करें हम, देखो सबसे पहले नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जानते हो ना, ये नाक वाली पार्ट, ठीक है ना, ये क्या करता है, एयर को हमारे बॉडी में इंटर करवाता है। ठीक है। अब जब नॉस्ट्रिल से एयर इंटर कर गया फिर क्या होगा, तुम बोलोगे सर क्या होगा बताइए। तो देखो क्या होता है, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल के बाद नंबर आती है नेजल कैविटी की। नेजल कैविटी क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। पता है ना, नेजल कैविटी में हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर हेयर टाइप का, उसे हम लोग सीलिया कहते हैं। वो सीलिया क्या करता है, तो एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। बात खत्म। अब देखो ओरल कैविटी एक आ गया। ओरल कैविटी जानते हो ना, कभी भी जब नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी ना, कहते हैं हम लोग नाक बंद हो गया मेरा, सर्दी हो गया, नाक बंद हो गया मेरा, हम लोग मुंह से ही सांस लेते हैं। अब मुंह से खाना भी खा रहे हो, मुंह से सांस भी ले रहे हो, दैट्स कॉल्ड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का काम होता है एयर एंड फूड दोनों को इंटर करवाना, ठीक है, मुंह से सांस लेना। अब यहाँ से आएगी फेरिंग्स में। मैं बताया था, ये देखो कुछ याद आया, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है पता है ना, ये डाइजेशन में भी था फेरिंग्स और ये रेस्पिरेशन में भी आया फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है ना, ये एयर को सीधे एयरवेज में पास करवाता है। अब देखो एयरवेज में पास करवाने के पहले एपिग्लोटिक्स आएगा। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, फूड को ना, फूड एयरवेज में चला ना जाए इसीलिए एपिग्लोटिस उसको बचाने का काम करता है। ये है एपिग्लोटिस। यहाँ पर होती है फूड पाइप और यहाँ पर सॉरी ये होती है विंड पाइप, ठीक है ना, और ये होती है, इधर से होती है फूड पाइप। ठीक है। तो विंड पाइप में फूड ना घुस जाए इसीलिए एपिग्लोटिस यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर एक मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तुमको। क्या होता है ना, जब तुम ठूस के खाना खा लेते हो ना, एक ही बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो एकदम ठूस के, तो फिर क्या होगा पता है ना, ये खाना आएगा और एपिग्लोटिस जो यहाँ पर विंड पाइप के ऊपर में कवरिंग का काम करता है, तो तुम जब ठूस के खाना खा लोगे तो सीधे खाना आएगा एपिग्लोटिस पर जाके बैठ जाएगा। अब एपिग्लोटिस को तो उठने ही नहीं दे रहा है ये, नीचे से तुम्हारी लंग्स प्रेस करेगी, रे भाई ऑक्सीजन को आने दे अंदर। एपिग्लोटिस को बोलेगी, एपिग्लोटिस ऑक्सीजन नीचे आने दे, तुम क्यों बंद कर रहे हो मेरे माउथ को, विंड पाइप को बंद मत करो, ठीक है ना। ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हारी एपिग्लोटिस क्या कहती है पता है, क्या क्या करूँ बताओ, ये आदमी जो है ना, वो ठूस के एक ही बार में बहुत ज़्यादा खा लिया, अब वो खाना फूड पाइप में जा ही नहीं रहा, वो खाना ना मेरे एपिग्लोटिस पे हम पे आके बैठा हुआ है। अब वो खाना हटेगा तब तो मैं तुम्हें एयर जाने दूँ, विंड पाइप में ऑक्सीजन को जाने दूँ। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा क्या, लंग्स यहाँ पे बोलेगा रुक, तू अगर नहीं हटेगा ना तो क्या होगा पता है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तब आदमी की मौत भी हो सकती है ज़्यादा देर तक, अगर ये यहाँ पर रुका हुआ रह गया, ये विंड पाइप ज़्यादा देर तक यहाँ पर बंद रह गया तो आदमी की मौत भी हो जाती है इसमें, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। तो ऐसे में क्या करते हैं ना, तो ये इधर से पंप करेगा, एपिग्लोटिस हट जाओ तुम, हट जाओ तुम, ऑक्सीजन आने दो, यहाँ पर ऑक्सीजन आने दो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जैसे ही पंप करेगा तो एपिग्लोटिस क्या कहेगा, रुक रुक रुक, तो तुम्हें हिचकी आएगी, बहुत जोर का हिचकी आएगी, ठीक है ना। अब जब तुम हिचकी आएगी तुम्हें तो क्या करोगे तुम पता है, मम्मी क्या कहेगी तुम्हें, पानी पी ले, ठूस के क्यों खा रहा है, पानी पी ले, आराम आराम से खा। जैसे ही तुम पानी पियोगे तो फूड आराम से फिर आ गई फूड पाइप में और ये एपिग्लोटिस अपना रास्ता क्लियर कर देता है
ऑक्सीजन लाना शुरू विंड पाइप में। समझ गए एपिग्लोटिस क्या काम करता है? तो एपिग्लोटिस करता है तुम्हारी फाइनली ये फूड को विंड पाइप में ना घुस जाए फूड, इसीलिए बचा के रखता है। चलो अब तुम्हारी ये कहाँ पर आ गए हम लोग? लेडिंग्स में। लेडिंग्स के बारे में याद रखना, लेडिंग्स क्या करता है? स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है। बात खत्म है। चलो लेडिंग्स के बाद ये है तुम्हारी ट्रेकिया। हम आ गए हैं ट्रेकिया पर। चलो हम लोग देखते हैं ट्रेकिया के बारे में। 1 मिनट प्लीज, पहले इसे हम इरेज तो कर लें, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं ट्रेकिया के बारे में एक एक करके कि ट्रेकिया होता क्या है, ट्रेकिया का काम क्या है, ठीक है। ये देखिए हम लोग कहाँ पर थे? ट्रेकिया पर। ट्रेकिया क्या करता है ना, ये है ट्रेकिया। ये क्या करेगा? लेफ्ट ब्रोनकाई में और राइट ब्रोनकाई में एयर को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट ब्रोनकाई में पहुंचा दिया और राइट ब्रोनकाई में पहुंचा दिया। तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोनकस क्या करता है पता है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोनकस क्या करेगा? एयर को सीधे लेफ्ट लंग में भेज देगा। और राइट प्राइमरी ब्रोनकस क्या करेगा? एयर को राइट लंग में भेज देगा। सिंपल है, याद कर लो। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोनकस लेफ्ट लंग में पहुंचाया एयर, राइट प्राइमरी ब्रोनकस राइट लंग में पहुंचा दिया एयर, काम खत्म। अब जब एयर लंग में पहुंच गया तो फिर क्या होता है पता है? यहाँ पर ब्रोनक्यूल्स रहता है। ब्रोनक्यूल्स क्या करता है? एयर को ले करके अलवेलाई में पहुंचा देता है। ये ब्रोनक्यूल्स का काम है, एयर को अलवेलाई तक पहुंचाना। ये एग्जाम में आता है। मैं जितना भी पॉइंट बोला हूँ ना, डिस्कस किया हूँ, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार इसको रिपीट करना, देखना। ब्रोनक्यूल्स क्या करेगा ना, एयर को अलवेलाई में पहुंचा देगा। अलवेलाई जानते हो क्या होता है? अलवेलाई एक साइट है फॉर O2 CO2 एक्सचेंज। हमारे बॉडी में देखो O2 और CO2 का एक्सचेंज एक्चुअली में ना लंग्स में होता है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में लंग्स है मार दो, ठीक है ना। O2 CO2 गैस का एक्सचेंज यहीं पे होता है। बट अगर लंग्स के अलावा भी ऑप्शन में तुमको दिख रहा है एल्वेलाई, एल्वेलाई एक स्पेशल साइट है फॉर O2 CO2 गैस एक्सचेंज, ठीक है ना। O2 लेना, CO2 छोड़ना, इसकी एक्सचेंज एल्वेलाई में ही होती है, ठीक है ना। एल्वेलाई, और अगर ऑप्शन में लंग्स भी है तो लंग्स मार देना। एल्वेलाई जब नहीं रहे तो फिर लंग्स मारना, अगर एल्वेलाई है तो पहले एल्वेलाई। ओके फैंटास्टिक, चलो नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो सब कुछ बन गया। O2 हम लोग लिए थे, कैसे कैसे करके हम लोग CO2 बना दिए इसे, अब रिलीज कर देंगे। बट यहाँ पर आती है रीव। रीव जानते हो ना, रीव क्या करता है? तो पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन को। यहाँ पर जितने भी है, तुम हाथ दे के देखो अपने चेस्ट पर, तुमको हड्डी टाइप से दिखेगा ना कुछ, ठीक है ना, हड्डी टाइप से दिखेगा, रीव है वो, ठीक है ना। ये पूरे बॉडी को, पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरी बात होती है इंटरकोस्टल मसल। अब देखो तुम जब सांस लोगे ना, तो कहते हैं ना सांस लेते हैं हम लोग तो एकदम सीना फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो सीना सिकुड़ जाता है। मतलब छाती, चेस्ट, चेस्ट का फैलना और चेस्ट का सिकुड़ना, ठीक है। सांस खींचोगे अंदर, इनहेल करोगे तो चेस्ट फैलेगा, और जैसे ही ब्रीदिंग आउट मतलब एक्सेल करोगे तो चेस्ट क्या होगा? थोड़ा सा सिकुड़ेगा। तो ये जो काम होता है वो इंटरकोस्टल मसल करता है, ये एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। डायफ्राम किसको कहते हैं? ये है तुम्हारी डायफ्राम, ये वाली जो पूरा पार्ट तुमको दिख रही है ये वाली है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम करता है तुम्हारा, हेल्प करता है ये पंप करने में लंग्स को। अब देखो लंग्स को पंप करने में तुमको क्या सर क्या कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। ये लंग्स है, ठीक है ना, इसको हेल्प करता है पंप करने में। देखो कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये कैसे, ये आता है एग्जाम में कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम कैसे वर्क करता है, इसके बारे में देखो हम बता दूंगा। आगे चलते हैं, देखो डायफ्राम कैसे काम करता है। अगर तुम इनहेल कर रहे हो ना, ये है, अगर तुम इनहेल कर रहे हो ना, सांस ले रहे हो ना, ऐसे में क्या होगा पता है? ये डायफ्राम है, ये वाला पार्ट। अगर तुम सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ आएगा। क्यों? तुम्हारा सीना ये उधर फैलेगा और ये वाला पार्ट उधर फैलेगा। ओके, तो ये नीचे की तरफ आया। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब तुम सांस लोगे तो सीना चौड़ा होगा, मतलब फैलेगा, चेस्ट फैलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन में डायफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउन, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। एकदम याद रखो, आया भी था एक दो स्कूल में, आया भी था टेस्ट में, ठीक है ना। इसलिए बार बार कह रहा हूँ ना, ये याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम मूव्स अप, ठीक है ना। चलो ये हो गया तुम्हारा। चलो अब हम बात देख लेते हैं क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें बतानी थी मुझे। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें ना, ह्यूमन बींग में क्या होता है? ह्यूमन बींग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ही क्यों? क्योंकि इसके पास हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन को लेने की, ठीक है ना। आप देखो इनहेलेशन में तुमको पहले बता दिया था
जब तुम इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, डायफ्राम मूव्स डाउन। क्यों 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 भाई मूव्स डाउन क्यों? क्योंकि सीना चौड़ा होता है ना, सांस लेते हो तो सीना चौड़ा होता है ना, डायफ्राम मूव्स डाउन। और जैसे तुम एक्सहेल करोगे ना, सांस छोड़ोगे, तो डायफ्राम मूव्स अप। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है, याद कर लो, एग्जाम में फीस बहुत ही, बाप रे क्या बताऊं मैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये आती ही है, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। ड्यूरिंग इनहेलेशन सांस लोगे तो डायफ्राम मूव्स डाउन, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम मूव्स अप। फैंटास्टिक। चलो, अब तुम कहोगे सर प्लांट कैसे रिस्पायर करता है? क्या प्लांट भी सांस में, रेस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है हमारी तरह? बिल्कुल, याद रखना, प्लांट भी जो रेस्पायरेशन करता है, तो वो प्लांट भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस, याद रखना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है ना, हम जो सांस में छोड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रेस्पायरेशन में जहाँ जहाँ तक बात है, रेस्पायरेशन में तो प्लांट भी हमारे ही तरह ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। लेकिन कैसे? हम लोग तो भाई नेचुरल कैविटी, मेरे पास तो बहुत सारा प्रोसेस था, कैसा कैसा प्रोसेस था आपको दिखा दिए, कैसे सांस लेते हैं, कैसे अलवेलाई में लास्ट में जा करके अलवेलाई क्या करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है ताकि O2 CO2 का कन्वर्जन हो जाए। लेकिन प्लांट गैस रेस्पायरेशन करता है, प्लांट रेस्पायर थ्रू अ स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन दियर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट कैसे करता है? स्टोमेटा से रिस्पायर करता है। ये स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल होल जो उसके लीफ पर प्रेजेंट रहता है। फाइनली चलो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, गाइस प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सपोर्ट आवर टीम, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दूसरे को भी बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कवर करूँगा यहाँ पे, पहले फिर से बता दे रहा हूँ, मैथ्स, साइंस और SST टर्म 1 में जितनी भी सिलेबस है, सबकी टारगेटेड बैच यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, कुछ भी पढ़ लिया है ना अभी तक, कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे आके रिवीजन कर लो। तुम पढ़े भी हो कुछ भी या नहीं भी पढ़े हो, बात खत्म है। ये आके रिवीजन कर लो, ये काफ़ी है सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। मैं जितना बात बोला हूँ, हो सकता है मैं स्पीड में बोला हूँ, बोल दिया हूँ, तो उसे तुम स्पीड को स्लो कर लो, या फिर 2 बार 3 बार देख करके कर लो, ठीक है। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है। ये सब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरे से भी कराओ, प्लीज़ गाइज सपोर्ट अस, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके।